जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने नर्वस डिसऑर्डर्स जो है वो पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा। पहला जो नर्वस डिसऑर्डर है वो है पैरालिसिस। ठीक है। पैरालिसिस जो है इसका मतलब फालज होता है, लकवा लकवा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है बेटा कि पैरालिसिस जो है, पैरालिसिस कहते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। अगर बॉडी का कोई एक मसल ग्रुप या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप्स जो हैं वो काम करना बंद कर दें, तो बॉडी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जो है वो बंद हो जाती है, बॉडी की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो मसल्स की वजह से होती है। तो अगर बॉडी का कोई एक मसल ग्रुप या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप अगर काम करना बंद कर दें, तो अल्टीमेटली जब कोई मसल का ग्रुप काम करना बंद कर देगा तो उसकी वजह से एक पार्टिकुलर बॉडी का पार्ट जो है वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो पैरालिसिस में, फालज में, लकवे में क्या होता है, बॉडी का कोई हिस्सा या पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर बॉडी का कोई एक मसल ग्रुप या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप काम करना बंद कर दें तो बॉडी की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम पैरालिसिस का नाम देंगे। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह बेटा तीन वजूहत हैं जो बुक में दी गई है। नंबर वन है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर उसको नुकसान होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। सेकंड क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लड प्रोवाइड करने से मुराद है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, अल्टीमेटली वो अपने ब्लड के ज़रिए ब्रेन के सेल्स को, स्पाइनल कार्ड के सेल्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को सप्लाई करने, ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर अगर जो है ब्रेन जो है उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो किसी वजह से बंद हो जाती है, लेट से ब्लड वेसल फट जाती है। रप्चर का मतलब होता है फट जाना। तो अगर कोई ब्लड वेसल फट जाती है तो ब्लड वेसल के फट जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर थ्री, पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। अब जो पोलियो वायरस है जब बॉडी में एंटर होता है तो ये वायरस क्या करता है, ये पॉइजन पैदा करता है। इस पॉइजन की वजह से क्या होता है, बॉडी के कुछ मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम जो है वो बेटा हो सकती है। अच्छा, अब इफ़ेक्ट इसका क्या होता है। इफ़ेक्ट इसका ये है कि जो पेशेंट है में है, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बॉडी पर असर क्या होता है। पेशेंट में हैव पैरालिसिस थ्रू आउट बॉडी और इन वन साइड ऑफ बॉडी। अब पैरालिसिस जो है बेटा पेशेंट की पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और यहाँ बॉडी की किसी एक साइड को भी हो सकता है। समटाइम राइट साइड होती है, लेफ़्ट साइड होती है। इसके अलावा पैरालिसिस जो है इट कैन अकर ओनली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है ये टांगों में भी जो है वो हो सकता है, या फिर चारों लिम्स के अंदर, मतलब बाजू और टांगे चारों जो हैं, चारों के अंदर भी लकवा जो है वो हो सकता है। तो पैरालिसिस का बेटा समरी ये है कि पैरालिसिस में जब बॉडी, पैरालिसिस में क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा मसल के ग्रुप्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा बेटा पैरालिसिस की शक्ल में सामने आता है। और इसकी तीन वजूहत हमने पढ़ी। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज आ जाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर फट जाती हैं, या पोलियो वायरस का पैदा करदा जो पॉइज़न है इसकी वजह से भी बेटा पैरालिसिस हो सकता है। सेकंड बेटा जो है वो है एपिलेप्सी। अच्छा, अब एपिलेप्सी एक ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में नर्व इम्पल्स जो है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है पैदा होना। अच्छा देखिए बेटा, ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कैसे करता है, ब्रेन के अंदर एक सिग्नल पैदा होता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये सिग्नल, ये नर्व इम्पल्स फिर जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए बॉडी के पार्ट्स को पहुंचाया जाता है और फिर बॉडी के पार्ट्स उसके मुताबिक रिस्पोंड करते हैं। और ये जो बॉडी के पार्ट रिस्पोंड करते हैं इनको हम बेटा इफेक्टर्स का नाम देते हैं। तो एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी एक ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम के अंदर होता ये है कि ब्रेन के अंदर जो है ना अचानक बहुत ज़्यादा तादाद में नर्व इम्पल्स जो है वो पैदा होता है और वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है बेटा कि पूरी बॉडी जो है वो एकदम से उसको जो है वो झटका लगता है, जिससे दौरे पड़ना भी क्या कहा जाता है। इट काजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। उससे क्या होता है, जब ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्स अचानक पैदा होना शुरू हो जाता है तो
उससे क्या होता है, बॉडी को झटके लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं मरीज़ को दौरा पड़ना जो है वो शुरू हो गया है। अब आमतौर पर ये जो बीमारी है बेटा, यंग पीपल के अंदर ये जो बीमारी है ना, इसकी दो वजूहत होती हैं। या तो जीनेटिक है, मतलब बॉडी में जीन जो है वो ख़राब हो गया है, डिफेक्टिव जीन की वजह से हो सकती है, या डेवलपमेंट के दौरान किसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ओल्ड एज की बात करें, मतलब अगर हम 40 एज से अबव की बात करें, तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। इसके अलावा हेड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हेड ट्रामा, ट्रामा कहते हैं इंजरी को, ब्रेन को कोई झटका लगता है, ब्रेन को कोई इंजरी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में किसी किस्म का जो इन्फेक्शन होता है, ये भी एपिलेप्सी का बायस जो है वो बन सकता है। तो यंग एज में आमतौर पर इसकी जो वजह होती है वो जेनेटिक होती है या डेवलपमेंटल होती है। ओल्ड एज में इसकी जो मेन रीज़न होती है वो ब्रेन ट्यूमर होता है। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन और हेड इंजरी जो है, ये किसी भी एज में एपिलेप्सी जो है वो काज कर सकती है। एपिलेप्सी क्या है? ऐसा नर्वस डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी जिसके अंदर मरीज, जिसमें क्या होता है, मरीज़ के ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। उस नर्व इम्पल्स की वजह से क्या होता है, बॉडी को जो है वो झटके लगना शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट तो बेटा अभी तक, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ। अलबत्ता हम मेडिसिन्स के ज़रिए जो सीज़र्स हैं, जो दौरे पड़ते हैं मरीज़ को, जो झटके लगते हैं बॉडी को, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको डेली बेसिस पर मेडिसिन जो हैं वो लेना पड़ती हैं। ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। मतलब ऐसी मेडिसिन जो एपिलेप्सी में जो सीजर्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, जो एपिलेप्सी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, उन्हें बेटा हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। कन्वल्सेंट सीज़र के ही लिए वर्ड यूज़ होता है, दौरे पड़ना, झटके लगना। तो इस झटके ना लगे, बॉडी को दौरे ना पड़े, उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। तो बीमारी का प्रॉपर क्योर तो नहीं है, प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन हम मेडिसिन के ज़रिए जो सीजर्स पर होते हैं, जो दौरे पड़ते हैं, जो झटके लगते हैं इस बीमारी में पेशेंट को, उसको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा ये दो टॉपिक्स जो हैं, सिंपल सिंपल सी, जितने जितने मैंने लिखे हुए हैं उतने ही आपने भी करने हैं।